जय हिंद दोस्तों। आज हम भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार में जो दूसरा चैप्टर है उसका चौथा वीडियो लेके आए हैं। चौथा प्रकार है ये स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें हम पढ़ेंगे सब जो है 19 से 22 जो सभी अनुच्छेद हैं, इसको डिटेल में हम देखेंगे। सबसे पहले देखिए स्वतंत्रता का अधिकार क्या है। राइट टू इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता का अधिकार व्यक्ति के स्वतंत्र एवं सम्मानजनक जीवन जीने की आवश्यकता के स्वतंत्रता प्रदान करता है। यह अनुच्छेद 19 से 22 तक दिया गया है, यानी कि हर व्यक्ति को स्वतंत्र रहने का अधिकार है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 19 से लेकर 22 के बीच में दिया गया है। इन सभी अनुच्छेदों को हम एक एक करके देखेंगे, क्या क्या दिया गया है और क्या है। अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रताएं हैं, ठीक, और उन सभी को एक एक करके हम देखेंगे। आगे देखिए अनुच्छेद 20 अपराध के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 में जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 21 ए यानी शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन का है इसमें। और 19 और आपके अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण का अधिकार है। इसको हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। आइए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 19 ये 6 स्वतंत्रताएं हैं, इसमें आपने देख लिया। केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, मतलब दूसरे देश के नागरिकों को ये सभी अधिकार प्राप्त नहीं है, केवल भारत में ही रहने वाले को ही प्राप्त हैं, यानी जो भारत में जन्म लिए हैं मूल रूप से। मूल संविधान में 7 स्वतंत्रताएं थी, जो है इसमें 7 स्वतंत्रता को दिया गया था, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 में, इसीलिए अब 6 रह गई। देखिए ये प्रश्न बन सकता है कि 7वीं स्वतंत्रता क्या थी, या कौन सी स्वतंत्रता 44वें संविधान संशोधन में हटा दी गई, या 1978 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ। इतने प्रश्न इसमें बन सकते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और वर्तमान में कितनी स्वतंत्रताएं हैं। पहला जो है 19(1)(a) में क्या है, हर नागरिक को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है, यानी कि हर नागरिक अपना विचार प्रकट कर सकता है कोई भी का चीज के लिए। जैसे मान लीजिए कोई भी विचार प्रकट कर रहा हो कि भाई मेरा ये विचार है कि ये काम ऐसे नहीं ऐसा होना चाहिए, या ये चीजें ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए। और बोलने का अधिकार है, लिखने का अधिकार है, लिखित रूप से भी विचार प्रकट कर सकता है, बोलकर भी मौखिक रूप से प्रकट कर सकता है। विचार व्यक्त करना, प्रेस की स्वतंत्रता है, और अपनी बात रखने में अन्य वैध वैध माध्यम भी हैं। लेकिन यह महत्वपूर्ण स्वतंत्रता नहीं है। संविधान के तहत उचित प्रतिबंध लगाया जा सकते हैं। शांतिपूर्वक निशस्त्र सभा की स्वतंत्रता 19(1)(b) में दी गई है, यानी शांतिपूर्वक कोई भी मीटिंग बिना किसी हथियार के की जा सकती है। ये 19(b) में दिया गया है, 19(1)(b) में। याद रखें, सभा शांतिपूर्ण निशस्त्र होनी चाहिए, बिना किसी वेपन यानी हथियार के बगैर होनी चाहिए। संघ संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, जैसे कि नागरिकों को संघ या संगठन किसी भी प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन बनाने की स्वतंत्रता दी गई है 19(1)(c) में। नागरिकों को संघ संगठन के लिए यूनियन आदि बना सकते हैं। भारत में स्वतंत्र रूप से आवागमन की स्वतंत्रता, यानी कोई भी व्यक्ति कहीं भी आ जा सकता है पूर्ण रूप से, किसी बिना किसी रोक टोक के। जैसे कोई व्यक्ति अगर दिल्ली में रहता हो, मुंबई घूमना चाहता हो, मुंबई से पूना, नासिक कहीं भी जा सकता है, या कलकत्ता, इस चीज की स्वतंत्रता दी गई है। घूमने की स्वतंत्रता है, ठीक है। रहने की भी स्वतंत्रता है, कोई भी व्यक्ति कहीं भी आ सकता है, जा सकता है, आवागमन कर सकता है। रहने की भी स्वतंत्रता, बसने की 19(1)(e) में दिया गया है कि नागरिकों को भारत में किसी भी हिस्से में रहने और बसने का अधिकार रखते हैं। जैसे कि
यदि कोई व्यक्ति दिल्ली में रह रहा है और वह बाद में बनारस में रहना चाहता हो, दिल्ली का सब कुछ बेच के या कहीं भी कैसे भी, तो वो रह सकता है। या बनारस से पूना रहना चाहता हो, या कलकत्ता में रहना चाहता हो, या चेन्नई में रहना चाहता हो वो परमानेंट, तो वो रह सकता है ज़मीन लेकर। बसने का अधिकार देता है 19(1)(e). और 19(1)(g) में क्या दिया गया है? कोई पैसा व्यापार व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। कोई भी पेशा कर सकता है व्यक्ति, वैध है। जैसे कि कोई व्यक्ति किराने की दुकान खोल सकता है, कोई भी व्यक्ति शॉपिंग मॉल खोल सकता है, हॉस्पिटल खोल सकता है, विद्यालय खोल सकता है, कोई भी व्यक्ति कुछ भी कोई भी कार्य कर सकता है कि कोई भी, या इसके लिए वो बाध्य नहीं है कि यही काम करना है। जैसे कि मान लीजिए कि स्कूल ही खोलना है सबको, ऐसा कोई नहीं है। अगर जो व्यक्ति बिजनेसमैन बनना चाहता है बिजनेस कर सकता है, कोई व्यक्ति नौकरी करना चाहता है, कोई व्यक्ति कुछ करना चाहता है, राजनीति में आना चाहता है, तो वो स्वतंत्र रूप से ये कार्य कर सकता है। कोई भी पेशा कोई भी व्यापार किया जा सकता है। अनुच्छेद 19 पर युक्त प्रतिबंध है। अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताएं असीमित नहीं है, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं राज्य में निर्धारित आधारों पर युक्त प्रतिबंध लग सकता है, मतलब राज्य में इन सब चीजों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यह परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। भारत की संप्रभुता एवं अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार सदाचार के साथ, न्यायालय का आवागमन, मानहानि का दावा, अपराध के लिए उकसाना और बहुत महत्वपूर्ण, केवल संविधान ने दिए गए आधारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इन सब चीजों पर देखिए प्रतिबंध लगाया जा सकता है। चौथा है अनुच्छेद 20, अपराध के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 में अपराध के मामले में 3 प्रमुख संवैधानिक संरक्षण देता है। आइए इन तीनों को देखते हैं। सबसे पहला है पूर्वव्यामी दंडवत कानून का संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को कार्य के अपराध घोषित करना दंड नहीं दिया जा सकता, यानी किसी भी ऐसे व्यक्ति को कार्य के अपराध घोषित करके दंड नहीं दिया जा सकता। उस समय वह अपराधी नहीं था जब उसने कार्य किया था। और देखिए, साथ ही अपराध किए जाने के बाद के समय निर्धारित दंड के बाद बनाए कानून के आधार पर नहीं दिया जा सकता, यानी दोहरे दंड संरक्षण। यानी मान लीजिए किसी व्यक्ति को ने चोरी की और एफआईआर दर्ज हुई भोपाल के थाने में किसी भी, और उसको 2 साल की जेल हुई, ठीक। 2 साल बाद छूटा, और फिर पता चला 2 साल बाद उसी मुकदमे में उसी केस में उसको फिर से आगरा के पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करा दी गई, तो ऐसा नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं किया जाएगा। एक व्यक्ति को एक बार सजा 2 बार मिल सकती है, यानी दूसरे अपराध में। एक अपराध में 2 सजा नहीं मिल सकती, दूसरे में यही दिया गया है। मैंने आपको देखिए बता ही दी है, एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को एक से अधिक बार अभियोजित और दंड नहीं दिया जा सकता। आत्म अधिवंसन संरक्षण, सेल्फ इंक्रिमिनेशन है। किसी आरोप व्यक्ति को स्वयं विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यानी किसी भी व्यक्ति को अगर मान लीजिए वो आरोपी है तो वो अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20 जो है सुरक्षा, 3 सुरक्षा इसमें दी गई है। पूर्वव्यापी कानून, दोहरा दंड और आत्म अभिशंसन भी संसन है। हाँ। अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण है। इसमें मुख्य प्रावधान देखिए इसमें क्या क्या है। किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के द्वारा कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया नहीं वंचित किया जा सकता। जी है, कानून द्वारा उसे वंचित नहीं किया जा सकता, समान रूप से उसे ट्रीट किया जाएगा। अनुच्छेद 21 में केवल नागरिकों के लिए नहीं है, यह सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। न्यायपालिका के समय साथ अनुच्छेद 21 की व्याख्या को व्यापक बनाया है।
यानी न्यायपालिका में कोई भी व्यक्ति जा सकता है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ लखनऊ में रहने वाला व्यक्ति ही सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति भी जा सकता है, देहरादून में रहने वाला व्यक्ति भी सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। इसमें देखिए जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण जो है आपने देखा। छठवां है 21A शिक्षा का अधिकार। शिक्षा के अधिकार में राइट टू एजुकेशन के अधिकार में क्या क्या है? 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान है। जो है 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी राज्य से आते हों, 28 राज्यों में, बिहार, बंगाल, झारखंड या किसी भी राज्य से XYZ, तो उन सभी को 6 से 14 वर्ष की आयु में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का पूर्ण रूप से अधिकार है उनको। ये अधिकार 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में लाया गया था और अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया था इसको। ये 6 से 14 वर्ष के लिए है। शिक्षा का जो अधिकार लाया गया, राइट टू एजुकेशन, जो है RTE एक्ट 2009 में लागू हुआ। यह एक्ट कब लागू हुआ था? 2009 में लागू किया गया था इस अधिकार को, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार को 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी जाए। इस कार्य को मनमोहन सिंह की सरकार ने किया था। उस वक्त मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे और 2009 में इसको लागू किया गया था। राइट टू एजुकेशन 6 to 14 ईयर, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को देने का, शिक्षा देने का अधिकार। यह प्रावधान 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ। 7वां है गिरफ्तारी एवं निरोध के संरक्षण में। अनुच्छेद 22 में देखिए क्या क्या दिया गया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कुछ महत्वपूर्ण संविधान सुरक्षा दी जाती है। यानी सामान्य गिरफ्तारी के मामले में क्या क्या होता है? व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण बताना होगा, की जानकारी दी जानी चाहिए। जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है उसका रीजन बताना है कि किस रीजन से अरेस्ट किया जा रहा है, उसकी जानकारी देना है। कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने चोरी की है और जबरदस्ती उसे मर्डर के केस में फंसाया जा रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। चोरी की है तो चोरी का ही बताना है उसे, जबरदस्ती दूसरा केस नहीं उसके ऊपर थोपना है। इसीलिए उसको पूरा जानने का यह अधिकार है जो व्यक्ति अरेस्ट हो रहा है। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए। 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना है और मजिस्ट्रेट की ही अनुमति से 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में नहीं रखा जा सकता। देखिए, मजिस्ट्रेट की अनुमति से व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में नहीं रखना है। और देखिए नोट, यात्रा में लगने वाला आवश्यक समय 24 घंटे की गणना से बाहर होता है। यानी अगर कोई व्यक्ति 24 घंटे की हिरासत में है और उसको जाने में 24 घंटा लग रहा है तो उस 24 घंटे को नहीं गिना जाएगा। दूसरे दिन अगर मान लीजिए उसको हिरासत में रखा गया है तो जोड़ा जाएगा, या जिस दिन वो जेल पहुंच रहा है, ये जिस समय जेल पहुंच रहा है। निवारक निरोध क्या है? निवारक निरोध ये है कि किसी व्यक्ति ने अभी अपराध नहीं किया लेकिन उसे भविष्य में ऐसा करने की आशंका के आधार पर उसे रोकने की हिरासत में लेना निवारक निरोध कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई भी अपराध नहीं किया है, सपोज करिए उसने मर्डर नहीं किया, उसके बावजूद भी उसे उठा ले जा रहे हैं कि नहीं ये व्यक्ति मर्डर कर सकता है, तो ऐसा करना सही नहीं होगा। इसी का के लिए ये कानून बना है, ये अनुच्छेद 22। यह दंडात्मक निरोध है, अलग है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।
और साथ में कमेंट ज़रूर करिएगा वीडियो कैसा लगा, और जो टॉपिक ना समझ में आए तो उसको भी कमेंट में पूछिएगा, उसको सॉल्व ज़रूर किया जाएगा। एक-एक टॉपिक को बारीकी से सॉल्व किया जाएगा, नहीं जो समझ में आएगा। धन्यवाद।